अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक के सभी दोस्तों को हम सलाम करते हैं। आज हम एक ख़ास उन्वान के तहत आप लोगों के रूबरू हुए हैं। जनाब आरिफुद्दीन साहब, सेक्रेटरी मदीना एजुकेशन सोसाइटी, उनको ताज़ियत पेश करने के लिए यूं तो कई प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन एक प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ था जिसकी मेज़बानी मोहतरमा आयशा मकसूद साहिबा ने सियाटल अमेरिका से की थी। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जनाब मोहतरमा आयशा मकसूद साहिबा का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और दूसरे हमारे साथ जुड़ने वाले एक मेहमान हैं शहर हैदराबाद से ही, जनाब डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब का भी हम आज के इस निशिस्त में खैर मकदम करते हैं। अजीज दोस्तों, मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो सरगर्मियां पिछले 4-5 दहाइयों से शहर हैदराबाद में जारी हैं, उससे सभी वाकिफ हैं। जनाब आरिफुद्दीन साहब ने कई एक महाजों पर काम किया, कई एक शोबों में आपने काम किया। खास तौर पर 3 शोबों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। तालीम का एक शोबा था, सहाफ़त का एक शोबा था, और इसके अलावा तीसरा जो अहम शोबा था जिससे कि आम आदमी भी आरिफुद्दीन साहब के साथ जुड़ सका, वो है समाजी और मिली खिदमत का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे दोनों मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ। ख़ास तौर पर आयशा मकसूद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस वक्त आपके पास रात है, 9:30 बज रहे हैं, लेकिन आपने हमारी दावत पर आज की इस ताज़ियती नशिस्त में शिरकत कबूल की। बेहद शुक्रिया आयशा। दूसरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने इतवार के दिन रोजनामा मुनसिफ में एक मजमून तहरीर किया है आरिफ साहब के हवाले से, जिसको पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ कि इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब भी आरिफ साहब की तहरीक से, मैं कहूँगा वो सिर्फ एक इदारे का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक थी जिससे आप भी जुड़े रहे। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। तो सबसे पहला सवाल, हम ज्यादा कोई रस्मी बातचीत नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आरिफ साहब का जो काम था, जो तहरीक थी, उस हवाले से बात करें। तो मेरा जो पहला सवाल मैं करना चाहूंगा मोहतरमा आयशा मकसूद साहिबा से कि आपका जो अटैचमेंट, आप हालांकि 2 दहाई कबल हैदराबाद छोड़ चुकी हैं, अमेरिका में आप क़ियाम है आपका, तो आरिफ साहब से आपकी वाबस्तगी कैसी रही? कैसा, मतलब किस तरह का आपका राब्ता रहा, तालीमी इदारों से या फिर दूसरे किसी काम के हवाले से? आयशा मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आयशा मकसूद 1995 में मैंने अपना ग्रेजुएशन निज़ाम कॉलेज से मुकम्मिल किया था। 96 में मैं भी आर्ट्स कॉलेज में ज़ेर तालीमी थी। आरिफुद्दीन साहब ने मुझे पहला मौका दिया रोजनामा अवाम में लिखने का। तो 96 से 99 तक मैं आपके साथ थी। 99 में जब अमेरिका आ गई तो फिर सिलसिला उनके साथ खत्म हो गया। लेकिन जब भी मैं जाया करती थी, बच्चों के लिए क्विज एलोक्यूशन मुकाबले मुनक़िद करवाते थे, और आरिफ साहब का बड़ा एहसान अजीम है कि हमें हमेशा उनका हॉल, और जो नीचे नामपल्ली में हॉल है मदीना एजुकेशन सेंटर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा फिल वक्त, वो हमें दिया करते थे। और करीब 1.5 साल या 2 साल तक मैं मदीना डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देती रही। एक ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ, जो उस ज़माने में अवाम में हमें जो सुकून मिलता था और हमें जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, और महीने की 4-5 तारीख को जो इंटेंसिव जो हमारी तनख्वाह मिलती थी, उसमें बेइंतहा खैर बरकत। और आरिफ साहब इस तरीके से हमें ट्रीट करते थे जैसे हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम उनके एम्प्लॉइज हैं। बड़ी इज्जत और एहतराम से देते थे। खास, वैसे तो उनमें बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन खास खूबी का मैं जिक्र करती चलूं जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। एक तरफ तो आपका हिटलरपन बोलना चाहिए, हिटलरिज्म, बड़ा घबराते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। दूसरी तरफ खुदराना शफकत थी उनके पास। जब वो आवाम में दाखिल होते थे, जो काम नहीं करते थे वो भी अपने हाथ में कलम पोंछा लिए, बहरहाल ऐसी कोशिश होती थी लोगों को कि ये दिखाए कि हम काम कर रहे हैं।
दूसरी तरफ जब उनसे मिलने जाते थे, बड़ी इज्जत से हमें अपनी सामने वाली सीट पे बैठाते थे। कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि वो हमारे मालिक है और हम उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, और हमारी कोई बात को रद्द नहीं करते थे और हमें बहुत एनकरेज करते थे। इसलिए शायद जो मेरी पॉलिशनेस हुई, जो मुझे काबिलियत मिली है, बहुत ज़्यादा अवाम से मिली है। इसलिए आज भी उनकी अक़ीदत, उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में मौजूद है। जब मुझे पता चला कि आरिफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इस वर्चुअल ज़ूम मीटिंग में ताज़ियती जलसे का ऐलान किया, तो मेरे साथ इतने पुराने मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे कलीग जुड़े, तकरीबन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, लंदन में है, इंडिया में है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इस बात का सबूत है कि आरिफुद्दीन की अहमियत, जनाब के आरिफुद्दीन की अहमियत और उनकी इज्जत कितने लोगों के दिलों में। जी, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से भी मेरा यही सवाल होगा कि आरिफुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी और जो काम किया था वो एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। तो आप ये बताइए, आरिफुद्दीन साहब के इंतकाल पर आपने अखबार के ज़रिए से भी एक मजमून में अपना खिराज पेश किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आज के इस नशिस्त में भी आरिफुद्दीन साहब के इंतकाल पर अपने तासुरात पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा सरवरी साहब, आपने आज ये जूम मीटिंग रखी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब के अमर साहब का इंतकाल हैदराबादियों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मैं उनके लिए पहले तो उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और मिल्लत को उनका एक सब्स्टिट्यूट अता फरमाए। ये दौर हयातुर रिजाल का दौर है, मुखलिस और दर्दमंद लोग कम होते जा रहे हैं। इसमें आरिफुद्दीन साहब का हमारे दरमियान में से उठ जाना एक बहुत बड़ा सानिया है। जहाँ तक मेरा आरिफ भाई से ताल्लुक़ रहा वो 4 डिकेड्स का है, 4 दहाइयों पर मुश्तमिल ये ताल्लुक़ है। 1980 में जब उन्होंने सियानत औक़ाफ़ कमेटी के ज़रिए औक़ाफ़ी जायदादों पर जो नाजायज़ कब्ज़े हो गए थे उसको हासिल करने की तहरीक शुरू की थी 1977 में, और 1980 में मैं जुड़ा उस तहरीक से। जब मैं स्टूडेंट था अनवारुल इंजीनियरिंग कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर का, तो मैं एक स्टूडेंट था, बकिया सारे उसके अंदर बड़े लोग थे, हैदराबाद की बड़ी सरबराह शख्सियतें। मैंने मुख्तसर अपने मजमून में बात लिखी कि जनाब मेराज सूफी साहब, जनाब अख्तर जमाली साहब, ऐसे लोग उनके शुरू में साथ रहे, शफीक औरंगजेब साहब। तो जनाब के आरिफुद्दीन साहब ने उस तहरीक के जरिए उन जायदादों को हासिल किया जो हमारे असलाफ ने वक्फ कर दी थी, और उन जायदादों पर कहीं पर तो होटलें खुल गई थी, कहीं शराब खाने चल रहे थे। तो आरिफुद्दीन साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने उन जायदादों को लेकर वहां पर इल्म और दानिश के ऐसे मराकिज़ कायम किए कि इसका एक सबूत आज आयशा मखसूस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है कि जिन्होंने वहां अपनी खिदमत अंजाम दी। लेकिन वहां से जो फैजियाब हुए, जो बच्चे तालीम हासिल किए, आज वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी जो है ना सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो मेरा जो 4 दहाइयों का जो ताल्लुक है 40 साल का, इसके अंदर मैंने देखा कि आरिफुद्दीन साहब एक बहुत ही मुनफसिल मिजाज शख्सियत, बहुत ही लोगों का दर्द को समझने वाली और दर्द को हल करने का जज्बा उनके अंदर पाया जाता था, और एक तड़प उनके अंदर ये थी कि किसी तरीके से मिल्लत के अंदर तालीम को फरोग दिया जाए। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ये उनका मैं समझता हूँ कि 1 पॉइंट प्रोग्राम था जिंदगी का, और इसीलिए उन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेजेस का एक जाल बिछा दिया और बहुत ही म्यारी तालीम का उन्होंने इंतजाम किया। आज तो आपको हर जगह पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नजर आ रहे हैं, लेकिन 30-35 साल पहले आप तसव्वुर कीजिए कि कोई हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। तो मदीना पब्लिक स्कूल में एडमिशन हासिल करना बच्चे अपने लिए बहुत बड़ा एक एजाज समझते थे, और वालिदैन को भी एक बेफिक्र हो जाती थी कि वहाँ हमारा बच्चे की दीनी तालीम भी होगी, दुनियावी तालीम भी होगी। तो ये उनका पहलू था तालीम का। दूसरा पहलू उनका ये था कि वो चाहते थे कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर। चुनाचे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें थी उस दौर में, सैयद हामिद साहब, एक्स वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जनाब सैयद शहाबुद्दीन साहब जो MP रहे हैं, इनको वो हैदराबाद बुलाते रहे और यहाँ के लोगों में शऊर बेदार करते रहे उनके जरिए से।
جس کے نتیجے میں ایک IAS سینٹر بھی انہوں نے قائم کیا اور اس پر کافی خرچہ بھی کیا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو KM رضی الدین صاحب کو تیار کیا اور وہ IRS میں منتخب بھی ہوئے. لیکن بہرحال اللہ کی مرضی تھی کہ آئین جوانی میں KM رضی الدین کا انتقال ہوگا. اچانک وہ چنئی میں ایک میٹنگ میں شریک تھے, واپس ہو رہے تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس کے بعد سے KM عارف الدین صاحب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہار اور مسکراہٹ ان کے چہرے سے ختم ہو گئی جو ہمیشہ ان کے چہرے پر رہتی تھی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جو انہوں نے قائم کیے ہیں اس کو کس طریقے سے مضبوط اور مستحکم کیا جائے. اس کے لیے لازمی چیز ہے کہ وہاں پڑھنے والے, وہاں پڑھانے والے اور KM عارف الدین صاحب کی تحریک سے جڑے لوگ ہیں, ان سب کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں خاص طور پر چونکہ میں بھی شریک تھا جو عائشہ مقصود نے پچھلے ہفتے جو ایک آن لائن زوم کی تعزیتی نشست طلب کی تھی, تو میں نے بظاہر میں کہوں, میں یہ چاہوں گا کہ خود عائشہ مقصود صاحبہ یہ بتائیں کہ اس تعزیتی نشست میں کیا ہوا, اور جو میں نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف حصوں سے جو پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹ تھے مدینہ کے, وہ وہاں پر جڑے تھے اس میٹنگ میں. عائشہ مقصود صاحب. جی, ان کا یہ کہنا تھا تقریباً لندن وغیرہ سے, حالانکہ وقت کی مطلب کسی کے یہاں 8:30 تو کسی کے یہاں 9, وقت گلوبل جو ٹائمنگز تھا اس کی فکر نہ کرنے, لیکن I mean to say they didn't even care کہ ہمارے پاس کیا ٹائم ہے. صبح کے 2 بج رہے ہیں they are آن لائن, رات کے 11 بج رہے ہیں they are آن لائن. اور ان کا کہنا ہے کہ آج وہ جس مقام پہ ہے وہ عارف الدین صاحب کی بدولت ہے. 2-3 لڑکیوں نے تو اپنی تقریر میں سارے سننے والوں کو بلا دی. ان کا کہنا ہے آج جس مقام پہ ہے, جس انداز سے انگریزی بولتے ہیں, جس انداز سے انہیں تقریر کرنا آتا ہے, یہ سب جناب KM عارف الدین کی مرہون منت ہے. خاص طور سے میں نام لینا چاہوں گی گلناز, سکینہ کا, شاہجہاں کا. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو تحریری تقریری مقابلے ہوتے تھے اس سے ہمیں بولنا آیا ہے. اور عارف الدین صاحب جو ہمارے ساتھ, اور انہوں نے اپنے اسکول کی پرنسپل ولاسوی میڈم کا بھی بہت شکریہ ادا کیا, وہ بھی ہمارے ساتھ جڑی رہی. 37 سال کی ان کی سروسز سے, ابھی انہیں حال ہی میں ریٹائرمنٹ لیا ہے. تو بچے کہتے ہیں کہ اتنا اسٹرکٹنس تھا, اور عارف صاحب اتنا انکریج کرتے تھے کہ IAS خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. تو سب یہ عہد لے کے اٹھے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی ماریہ تبسم نہیں ہے, ہم بھی آپ کے ملت کی بیٹیاں ہیں. آگے ہم اس مشن کو اور آگے بڑھائیں گے. جیسا عارف صاحب نے کہا تھا, یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے اپنے کنوں کو گن کے رکھ لے, میں اپنی صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. تو ہر ذرہ چمک اٹھائے اور اپنی چمک سے دوسروں کو روشنی دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ عارف صاحب کا جو مشن ہے وہ مشن آگے بھی بڑھتا رہے گا. یہ میں نے جذبہ ان کے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ خاص طور پر شہر حیدرآباد کی مسلم لڑکیوں کو تعلیم کے ذریعے سے اتنا با اختیار بنانا کہ تعجب ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے ایک اقلیتی اسکول سے پڑھنے کے بعد یہاں کی لڑکیاں MD کر کے امریکہ میں برسرکار ہیں. لندن میں کوئی مطلب تعلیم کے حوالے سے جو توجہ عارف صاحب نے دی, اس کا ایک ثبوت مجھے بھی اس تعزیتی نشست میں شریک ہونے کے بعد احساس ہوا کہ اس وقت جب کوئی بھی اس حوالے سے فکر نہیں کر رہا تھا, عارف صاحب نے بیڑا اٹھایا تھا تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر. اور لڑکیاں زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں خاص طور پر جس طریقے سے مدینہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے پلیٹ فارم سے یا وہاں کی سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھی, وہ قابل دید ہے. ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو آپ نے تعزیت تو پیش کی عارف الدین صاحب کے حوالے سے, لیکن میں چاہوں گا آپ کی جو ذاتی وابستگی تھی اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیے. میری ذاتی وابستگی کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جب سے ان کی عوامی زندگی کا آغاز ہوا, سیانت اوقاف کمیٹی, اس تحریک کے ذریعے ہم ان کا ساتھ دیے, اور اس کے بعد پھر جہاں میٹنگز وغیرہ وہاں پر جو انٹلیکچوئل میٹنگز ہوتے رہے,
मदीना एजुकेशन सेंटर आप जानते हैं कि सिर्फ एक एजुकेशनल इदारा नहीं था, बल्कि वो एक कल्चरल सेंटर था, एक तहजीबी मरकज था वहां पर, और वहां बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें आती रही, तो उनसे हमको सीखने का मौका मिला। मैं एक नाम लूंगा, बिशंबर नाथ पांडे, मैडम भी वाकिफ होंगे कि कई मरतबा के मारिफुद्दीन साहब ने उनको बुलाया। वो एक्स गवर्नर रहे उड़ीसा के, और उनका जो रिसर्च है वो टिप्पू सुल्तान पर है। तो बिशंबर नाथ पांडे की जो किताबें थी वो के मारिफुद्दीन साहब ने शाये की। इसी तरीके से निजामुद्दीन मगरबी साहब जो हैदराबाद के एक बहुत मशहूर शख्सियत थी, मशहूर तो नहीं, बड़ी इल्मी शख्सियत थी, लेकिन के मारिफुद्दीन साहब ने अपने स्टेज के जरिए उनको लोगों के सामने तारीफ कराया, जिससे मालूम हुआ कि इस्लामिक स्टडीज पर निजामुद्दीन मगरबी साहब से ज्यादा अथॉरिटी रखने वाला कोई और शख्स नहीं है। तो ये के मारिफुद्दीन साहब की शख्सियत थी कि वो आगे बढ़ाते थे लोगों को। अभी मैं बताऊं आपको, 2017 में मदीना डिग्री कॉलेज का जलसा हुआ, जो वहां पर फ्रीडम फाइटर्स, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पर उन्होंने जलसा रखा। तब आप बताइए, मैं तो बिल्कुल उनका एक छोटे भाई की तरह था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने उस अहम जलसे में चीफ गेस्ट बनाया और कहा कि तुमसे बेहतर कोई मौलाना आजाद पर नहीं बोल सकता है, तुमको बोलना पड़ेगा आकर। और पूरे लोग, ऑडियंस में बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी, जिसमें एक नाम रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का है, जो अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और बहुत बड़े माहिर तालीम है। तो उनका ये था कि एनकरेज करना, जैसा कि मैडम ने खुद कहा कि वो एनकरेज करते थे अपने बच्चों को और अपने साथियों को भी, जो उनके साथ रहते थे, और जिसमें जो सलाहियत होती थी वो आगे बढ़ाते थे। चुनाचे मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जिंदगी के जिस शोबे में भी कदम रखा, सहाफत में कदम रखकर उन्होंने नौजवान सहाफियों को आगे बढ़ाया। तालीम के मैदान के अंदर जो लोग उस वक्त ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे थे, उनको अपने तालीमी इदारे में रखकर उनकी सलाहियतों को उभारा, और जो बच्चे वहां पर पढ़ते रहे। फिर तीसरी तरफ उनका सबसे अहम नुकता ये था कि वो जो है ना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का और हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को भी बचाने का काम करते रहे। उनके हल्के असर में बहुत से गैर मुस्लिम थे, कई एडवोकेट्स, कई जजेस, कई पॉलिटिशियन। मैं आपको बता दूं कि सभी को ये बात मालूम है कि 1969 में जो तेलंगाना तहरीक चली थी, सेपरेट तेलंगाना मूवमेंट के लिए, उसमें के मारिफुद्दीन साहब का रोल बहुत अहम रहा। एज ए स्टूडेंट लीडर के वो राजमंद्री की जेल में भी कैद रहे, तो उसकी वजह से गैर मुस्लिम साहब से उनका बड़ा ताल्लुक रहा। चुनाचे मदीना एजुकेशन सेंटर में कई सेकुलर कायदीन भी आते रहे, जिससे ये मैसेज गया कि मुसलमान इस मुल्क के ताल्लुक से भी बड़ी फिक्र रखते हैं, इस मुल्क को संवारने और यहाँ के जो है ना आपके भाईचारे को बाकी रखने के लिए, और यहाँ के जो कॉस्मोपॉलिटन जो शहर हमारा है, उसकी तहजीब को बचाने में के मारिफुद्दीन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। आज जरूरत इस बात की है कि के मारिफुद्दीन साहब का जो विजन था, उस विजन को हम लेकर आगे बढ़े। एक तरफ वो मुसलमानों की तालीमी तरक्की चाहते थे, दूसरी तरफ चाहते थे जी, उस मौजू पर हम अभी बात करेंगे, जो कि अगले सवाल में कि हम कैसे उसको वो करें। तो मैं चाहूंगा इससे पहले, चूंकि एक समझिए कि जो फारिगीन हैं मदीना के, वो दुनिया भर में पहले मदीना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो फारिगीन हैं वो दुनिया भर में फैले। तो मेरा जो सवाल है पहला उन्हीं से सवाल है, तो उनकी नुमाइंदगी चूंकि यहाँ पर मोहतरमा आयशा मकसूद साहिबा कर रही हैं, कि आयशा मकसूद साहिबा, मेरा ये सवाल है कि आप जो फारिगीन या जो वाबस्तगान है मदीना एजुकेशन सोसाइटी थे, आप लोगों ने एक ऑनलाइन इजलास तो कर लिया, क्या यहीं पर खामोश बैठेंगे या आप लोगों ने आगे का कुछ प्लान भी चेक आउट किया है? क्यों कि आरिफुद्दीन साहब की जो शख्सियत थी, ये नहीं, वो शख्सियत एक तहरीक थी। तो मेरी दानिश में उनको अगर खराज अकीदत पेश करना है और अगर कोई सच्ची खिराज रखता है, तो वो कुछ ना कुछ उनके मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपसे सवाल कि आपकी जो इतनी बड़ी, मेरे हिसाब से जूम की इंटरनेशनल जो मीटिंग हुई है, क्या उसके बाद कुछ आगे का लाएअमल आप लोगों ने तय किया है तो क्या किया? 2017 में जैसा कि सैयद साहब ने जिक्र किया है, आरिफुद्दीन साहब ने मदीना एजुकेशन सेंटर और मदीना डिग्री कॉलेज में जो बड़े पैमाने पे जलसा मुनक़िद किया था, उसमें न्यूरोजरी की मैडम और मदीना की एक स्टूडेंट नसरीन मैडम को भी शामिल किया था। उनके ताल्लुक से उनके साथ मिलके इंशाल्लाह कल हमारी एक जूम मीटिंग होने वाली है, जिसमें तमाम एक्स स्टूडेंट्स होंगे। एक एक्स स्टूडेंट ने तो 50,000 का वादा भी कर लिया है, शायद भिजा भी चुकी है वो। उनका नाम है समीना मलिक। गुलना, सकीना जिनका नाम लिया, ये लोग सब तैयार है। आइंदा जो हमारा प्रोग्राम है वो इस्लामिक क्विज, और जैसा फाजिल हुसैन परवेज ने भी कहा था कि
सीरत नबी के मुकाबले होना चाहिए। मुकाबले से जर्नलिस्ट साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो मुकाबलों की कोशिश और काविश रहती है और जो मुकाबले इनेकाद अमल में आते हैं, इससे हमारी पर्सनालिटी कितनी डेवलप होती है ना। और हम और आप इसके जिंदा मिसाल है। हम जहाँ भी जाते थे आपका इनाम तो जनाब वहाँ जरूर रहता था। तो इसी सिलसिले में मुकाबले मुनक़िद करने का एक इरादा है, ये हमारा सेशन 1। और दूसरा सेशन एक स्टूडेंट एक तालीम, एक बच्चे को जिंदगी में एक बच्चे को कोई टेक्निकल तालीम दिलाने की हमारी पूरी कोशिश है। बस यही एक दो चीजें हैं, एक तो कंपटीशन और दूसरे एक बच्चा एक तालीम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये हमारी कोशिश है। आइंदा कल की हमारी जूम मीटिंग में इस बात को डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना कि ये जो फारिगीन मदीना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, इन लोगों ने कुछ एक मुकाबलों के हवाले से, ख़ास तौर पर चूँकि आरिफ साहब का एक फोकस था एजुकेशन और स्टूडेंट्स, और जैसा कि आयशा ने उसका रेफरेंस भी दिया है, आयशा मैडम ने, कि ख़ास तौर पर और मुझे खुद भी एहसास हुआ है उस मीटिंग में कि जिस तरीके से शहर हैदराबाद से तालीम हासिल करने के बाद कोई न्यूयॉर्क में है, कोई वाशिंगटन में है, कोई डलास में है, और फिर जिस तरीके से वो वहाँ पर अपने अपने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो वो तालीम और वो तरबियत थी मदीना एजुकेशन सेंटर की। तो ये फारिगीन ने तय किया है कि ये लोग तलबा पर फोकस करेंगे। सीरत नबी के क्विज का भी इन्होंने तय किया है, और कुछ स्पॉन्सर करना तालीम के हवाले से वो भी तय किया है। आप क्या समझते हैं कि आरिफ साहब की जो शख्सियत खुद एक तहरीक थी, उनके काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसको खराज अकीदत पेश करने का मौसर तरीका क्या हो सकता है? इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो तजावीज़ है बहुत अच्छी तजावीज़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन के.एम. अरफुद्दीन साहब की शख्सियत को अगर ये सिर्फ 2 दायरों में महदूद कर दिया जाए तो मुनासिब नहीं रहेगा। मेरी तजवीज़ ये है, मेरा सजेशन ये है कि के.एम. अरफुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट या के.एम. अरफुद्दीन मेमोरियल फाउंडेशन बनाया जाए बाज़ाब्ता। जब इतने पूरे दुनिया में उनके शागिर्द मौजूद है तो उस फाउंडेशन के तहत साल भर में आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहें। जैसा कि एक मेमोरियल लेक्चर रखा जाए खुद के अरफुद्दीन साहब के नाम से उनकी यौम पैदाइश पर, ताकि जो है ना कोई टॉपिक हो हमारा और हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत को या इंटरनेशनल लेवल की कोई शख्सियत को, जो स्टूडेंट भी हो सकती है उसी कॉलेज के इदारे से, तो उनको हम बुला सकते हैं। तो एक जो फाउंडेशन काम करता है वो फाउंडेशन का दायरा बहुत बड़ा होता है। ये जो मुकाबले वगैरह है ये वक्ती होते हैं, साल 2 साल में लोगों की अकीदत खत्म हो जाती है। हमने देखा कि कई बड़ी बड़ी शख्सियतें हैदराबाद की गुजर गए अभी कोविड के दौरान में, तो 2-4 ताज़ेती जलसे हो गए और उसके बाद लोगों ने बहुत सी बातें की ये किया जाएगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। मैं मिसाल दूंगा आपको मुश्तबा हुसैन साहब की, इंटरनेशनल लेवल पर आप जानते कितनी बड़ी शख्सियत थी वो, लेकिन आप कोई उनको जान नहीं रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक फाउंडेशन बनाया जाए बाज़ाब्ता, और उस फाउंडेशन के अंदर के.एम. अरफुद्दीन साहब के बच्चे भी शामिल रहे। उस फाउंडेशन के अंदर मदीना इंस्टीट्यूशन के पूरे जो तलबा हैं उनको भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए बेहतरीन अंदाज की। और तीसरा, जो के.एम. अरफुद्दीन साहब के साथ काम किए हैं साबिक में, बहुत से तो गुजर गए दुनिया में, तो उनको भी लिया जाए। और तीसरे, अब इस वक्त जो लोग फील्ड में हैं, जो मिल्लत का दर्द रखते हैं एजुकेशन के फील्ड में, सोशल फील्ड में, उनको भी शामिल किया जाए। तो इसको अगर आप एक्सपेंशन देंगे, अभी एक मौका है, अगर ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर बाद में कोई गौर नहीं करेगा। मैं आपके सामने कई मिसालें रख सकता हूँ कि बड़ी बड़ी शख्सियतें हैदराबाद से गुजर गई और महीने 2 महीने के अंदर लोगों ने उनको भुला दिया, फिर कोई उनकी याद नहीं हुई है। तो के.एम. अरफुद्दीन साहब के लिए सही खिराज अकीदत ये है कि एक ट्रस्ट या एक फाउंडेशन बनाया जाए, उसके बायलॉज बनाए जाए बाज़ाब्ता, और उसमें ये चारों लेवल से लोगों को लिया जाए, उनके अफराद खानदान, स्टूडेंट्स, और फिर उसके साथ साथ उनके साथ जो लोग काम किए हैं, ताकि हम जो है ना बड़े पैमाने पर कोई अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर उनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आप वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है मदीना एजुकेशन सेंटर का और फिर मदीना कॉलेज का। मैं समझता हूँ कि एक फाउंडेशन के जरिए काम किया जाएगा, उसमें लेक्चर्स रखे जाए बाज़ाब्ता,
कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, क्योंकि के आरिफुद्दीन साहब मैं समझता हूँ हर महीना कोई ना कोई उन्वान पर एक लेक्चर बराबर रखते थे, कोई ना कोई एक मीटिंग रखते थे। लोगों को जोड़ने का यह जरिया होता। अगर आप साल में एक मरतबा मुकाबले रख देंगे, साल में एक मरतबा बच्चों को कुछ दे देंगे, तो इससे जो है ना वो ख्वाब पूरे नहीं होंगे जो के आरिफुद्दीन साहब अपनी जिंदगी में देख रहे थे। और किसी भी शख्सियत के लिए खिराज अक़ीदत यही होगा कि मुख्तलिफ मैदानों में काम किया जाए। तो मेरा कहना यह है कि मौलाना के आरिफुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट या मेमोरियल आपके फाउंडेशन पर गौर करें, जो लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं उस जूम मीटिंग में मौजूद नहीं था, चूंकि इत्तेफाक हो गया, हमारे मुस्तफा सरवरी साहब ने पूछा है तो मैंने बता दिया। ये मेरा एक सजेशन है, कोई लाजमी नहीं है कि इसी पर काम हो, लेकिन इस पर भी गौर किया जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जो बोर्ड या जिस तरीके का एक समझिए कि एनजीओ पैटर्न का एक इदारे की आप जो तजवीज पेश कर रहे हैं, उस पर भी मैं मुत्तफिक हूँ, उस पर भी मुझे लगता है काम हो सकता है। और जो मोहतरमा आयशा मकसूद साहिबा ने जो तजवीज पेश की, वो उसी बैनर के तले काम हो सकता है। मैं एक मरतबा फिर से अगर मैं जो सारी बातचीत समझाऊं आप दोनों हजरात की, और जो नतीजा अखज़ किया हूँ वो ये है कि आरिफुद्दीन साहब सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते थे। आरिफुद्दीन साहब अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते थे तो वहां तलबा पढ़ते थे। आरिफुद्दीन साहब उसके अलावा भी लोगों की ज़हन साजी के लिए काम करते थे। सहाफत का उन्होंने सहारा लिया। आयशा मकसूद साहिबा ने जिस तरीके से अखबार अवाम का हवाला दिया। उसके बाद तीसरी चीज थी जिसकी इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने निशानदही की कि खास तौर पर मैंने भी, जो मेरा मुशाहिदा है या जो मेरा ताल्लुक है आरिफुद्दीन साहब का, पिछले 5 वर्षों के दौरान शख्सी तौर पर कई मरतबा मिलने और मिली और दीगर मसाइल पर बात करने का मौका मिला, साथ बैठने का मौका मिला। तो ये जो ट्रस्ट या बोर्ड हो सकता है, इसके तहत ये सारे काम हो सकते हैं। एक तो जरा और जो इतवार को जो शाया होने वाला जो वो था, वो भी एक सिलसिला था आम अवाम तक अपनी बात या काम की बात पहुंचाने का। और मैं आपको बता दूं कि ये तहरीरी और तकरीरी मुकाबले ही थे, ये तहरीरी और तकरीरी मुकाबले ही थे जिसके जरिए से हमने, जैसा कि आयशा मकसूद साहिबा ने उस बात की निशानदही की, हमने बोलना सीखा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म तो ये तलबा के लिए हो गया एक काम, लेकिन आरिफ साहब की खिदमत सिर्फ तलबा तक नहीं थी, जैसा कि इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब ने कहा, आम अवाम के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए भी खिदमत थी। तो जो आरिफ साहब के बाद उनकी साहिबजादी हैं और उनके दोनों लड़के हैं, उनसे हमें उम्मीद है और उन तक हम ये तजवीज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आरिफ साहब की जानिब से शुरू करदा तालीमी तहरीक को बाज़ाब्ता शक्ल दी जाए और फिर उसके बैनर तले मुख्तलिफ काम किए जाए। ये तो जैसे कि इस्लाम में तजवीज़ है और आयशा मकसूद ने भी कुछ तजावीज़ पेश की। इन सब को मिला के वो फर्द खुद एक इदारे से कम नहीं, मतलब वो जो फर्द गुजरा है, हमसे जुदा हो गया है, उसकी जो तहरीक थी वो किसी इदारे से कम नहीं थी, वो खुद एक इदारे से कम नहीं था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो मैं आप दोनों हजरात से इजाजत लो, चाहूंगा कुछ आप मजीद इसमें इजाफा करना चाहेंगे या यहीं पर हम अपनी इस नशिस्त को खत्म करें? आयशा मकसूद साहब। ये तहरीक है, तहरीक कभी रुकती नहीं है ना। ये आरिफुद्दीन साहब ने जो तहरीक उठाई है, तहरीक तो कभी रुकती नहीं है, तो ये मुसलसल चलती रहेगी। लेकिन तहरीक में ट्विस्ट आएगा, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, तो ये सारी चीजें, ये तहरीक कभी नहीं रुकती है। कारवानी हयात चलता ही रहे, सर बुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। जी, मेरा बस यही है, आपने जो बात कही वही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी सरगर्मी हो वो एक फाउंडेशन के दायरे में रहकर हो, तो उससे क्या होगा कि मुख्तलिफ काम आप कर सकेंगे। आप तकरीरी मुकाबले भी रखिए, उसमें मेमोरियल लेक्चर भी रखिए, और उसमें जो है ना कुछ सेमिनार और सिम्पोजियम जो जरूरी होते हैं टॉपिक्स पर, उस पर भी रखें। तो एक फाउंडेशन के तहत अगर काम होगा तो के आरिफुद्दीन साहब के हवाले से साल में 2-4 भी अगर तकरीर होती है तो ये मिशन आगे बढ़ सकेगा। इसमें और भी लोग इसमें अपने अपने मिजाज के हिसाब से जुड़ सकेंगे, स्टूडेंट्स जुड़ सकेंगे, स्कॉलर्स जुड़ सकेंगे, खवातीन जुड़ सकेंगी इसके अंदर, और समाजी खिदमत का जो जज्बा रखने वाले वो जुड़ सकेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सारे कामों को लिया जाए। शुक्रिया। जी जी, बेहद शुक्रिया।
अपनी बात को मैं इसी नुक्ते पर खत्म करना चाहूंगा कि आरिफ साहब ने खास तौर पर बैन मजहबी भाईचारे का एक नजरिया पेश किया था, जिस तरीके से बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिला किसी मजहबी इम्तियाज के वो अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते थे और फिर उनकी बात को मुसलमानों के बड़े तबके तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। और ये वो काम है जिसकी आज भी जरूरत है। मैं आप दोनों हजरात का खास तौर पर, चूंकि इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब हैदराबाद में है और दिन का वक्त है हमारे लिए, लेकिन खास तौर पर आयशा मकसूद साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके पास रात का वक्त हुआ है लेकिन आपने हमारी दावत कबूल की और आरिफ साहब के हवाले से ये सीधा हमारे ख्यालात थे, इनको आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने पेश करने की कोशिश की। आप दोनों हजरात का शुक्रिया। और हमारी अच्छा सवाल ये उठता है कि इस कोशिश का मकसद क्या है। मैंने ये जरूरी समझा कि जिस तरीके से आरिफ साहब ने समाज के लिए कुछ दिया है और जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं उनकी बात को मैं एक जगह करूं, एक प्लेटफॉर्म पर करूं, ताकि जो लोग उनके छोड़े हुए मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए आसानी हो। बेहद शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया और जो लोग फेसबुक लाइव के जरिए से हमें देख रहे हैं उन सब का भी शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया।